इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हक़ाइक़ हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हक़ाइक़ व वाक़ियात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा की एक और एपिसोड। आज है एपिसोड नंबर 42 और उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे दोस्त, हमारे एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज पाकिस्तान ने सबसे पहले तो जी क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप के लिए। क्वालिफाई तो पहले ही कर लिया था। आज एक और स्ट्रेट विन पाकिस्तान के लिए स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर गए थे और 5 के 5 मैचेस हम जीत गए। ख्वाब सा लग रहा है हमें, और इस ख्वाब के अंदर किस कदर जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होता है और आगे जाके हम फाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं, ये हमारी आवाम को जो है वो बहुत ज़्यादा भा जाती हैं। हमारी आवाम खुश हो जाती है, अपने जो दुख दर्द हैं वो भुला जाते हैं। और उन दुख दर्द की मैं बात कर रहा हूँ जो आज का हमारा टॉपिक भी है, और वो है जी महंगाई। और महंगाई के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं। ये जो मैचेस होते हैं हमारे, इसमें हम जब जीतते हैं तो हमारी टीम जो है वो हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है वो खुश कर देती है, एंड देन फिर वही चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। इसमें जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो सलमान भाई, एक बात बताइएगा यार, पेट्रोल की प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं वो तो वर्ल्ड वाइड ही बढ़ी है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो एक काफ़ी जामे खिताब भी किया कौम से। उन्होंने सारी सिचुएशन सामने रखी, एंड देन फिर ट्वीट भी किया गया बाद में कि पूरे जो खित्ते के अंदर कोरोना की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से जो शिपमेंट्स लेट हुई हैं और जो कम्युनिकेशन का निज़ाम आगे पीछे हुआ है, उस वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ी है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें पाकिस्तान के अंदर भी उसका इम्पैक्ट आया है, लेकिन वैसा इम्पैक्ट नहीं आया जैसे दूसरी दुनिया पर आया। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा मुतवसत तबका है और जो लोअर मिडिल क्लास है, और जो दूसरी जो हमारी जो कौमें हैं जो नीचे रह रही हैं और जो गुर्बत की लकीर से नीचे, हम इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम भी कर चुके हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको तो ये सारी मोटी मोटी टर्म्स तो समझ में नहीं आती हैं। हम इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं इन्फ्लेशन पे। तो क्या इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो किसी इल्यूजन का शिकार है, जो प्रिवेलिंग हमारी इन्फ्लेशन है? और दूसरा मेरा आपके सामने सवाल ये होगा कि इसका सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन कोई है भी या नहीं है, या फिर जो है सिर्फ हमें जो है वो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं? जी। जी अहमद, जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो टीम है, सबसे पहले कौम को मुबारकबाद हो कि अनबीटन जो है वो सेमीफाइनल्स तक जो है रसाई हासिल कर ली है। वैसे तो रसाई हासिल कर ही ली थी। आज का मैच तो एक बेसिकली फॉर्मेलिटी था, लेकिन फिर भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीते और बड़े तरीके से जीते हैं। और कुछ चीज़ें आज के मैच के हवाले से भी अगर आप देखें, वैसे मैं इस पर तफसील नहीं करना चाह रहा, टॉपिक नहीं हमारा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहना चाह रहा था बस ऑफ द कफ, तो वो कह देता हूँ कि आज के मैच में मुझे बाद मैंने मैच देखा पूरा इत्तेफाक से, तो मैंने दो चीज़ें नोट की कि हम जीत तो गए, लेकिन हमें आज एक चीज़ पता लगी कि कभी अगर हमें जल्दी खेलना पड़ गया, तेज़ खेलना पड़ गया किसी मैच में, और हमारे सामने जो है वो 180 और 175 इस तरह का टोटल हुआ हमारे सामने, और हमें तेज़ खेलना पड़ गया, तो जो हमारा मिडिल ऑर्डर है और ख़ास तौर पे जो हमारी ओपनिंग है, वो थोड़ी सी जो है वो शायद नज़र आई मुझे आज तेज़ खेलने में। जबकि आज बॉलिंग अटैक तो था वो बहुत नॉर्मल सा था, बहुत ऑर्डिनरी सा था, मैं तो कहूँगा एवरेज सा था। उसमें भी जो है वो हमने, और शारजा जैसे ग्राउंड, फ्लैट पिच, शारजा शाइनिंग जैसा पिच, ग्राउंड, मतलब बिल्कुल, जी जी, जहाँ आप पर जानते हैं पाकिस्तान का शाइनिंग रिकॉर्ड बहुत पिच, अच्छा है। रिकॉर्ड बचा शाइनिंग पिच ऐसी, मतलब इतनी बैटिंग ट्रैक के लिए इतनी ज़बरदस्त मौजू पिच थी। और शाइनिंग ट्रैक होता है हमेशा शारजा का, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो वो बिल्कुल ऐसे ही। उस पर हम इस तरह शुरू में खेल रहे थे कि जैसा मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हम वनडे खेल रहे हैं,
और हमें 6 का रेट जो है वो मेंटेन करके चलना है। मुझे तो ऐसा लग रहा था शुरू के ओवर्स में, तो मुझे एक थोड़ी-सी जो है वो कमज़ोरी नज़र आई, जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगला मैच जो आपसे पड़ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया से पड़ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया आपको बिल्कुल भी गलती का चांस नहीं देगी, ये तो मैं आपको बता दूँ। तो ये एक चीज़ मुझे ऐसी लगी कि अगर वहाँ पर, और बाबर आज़म के हवाले से मैं एक छोटी-सी बात कर दूँ, वो ज़बरदस्त काम करते हैं। मैंने अक्सर उनको नोट किया है, वो जैसे ही 50 अपनी क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद एक रैश शॉट खेल के वो आउट हो जाता है। देखें, जब आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे होते हैं ना एज ए कैप्टन, तो आपको एक फिनिशिंग टच की तरफ जाना होता है। फिनिशिंग टच का मतलब ये नहीं होता कि आपकी फिनिशिंग टच है कि आपकी 50, नहीं। फिनिशिंग टच ये होता है कि आप 50 आप अचीव करें ना करें, अगर 50 से पहले भी अगर रन रेट मेंटेन नहीं हो रहा टीम का, तो आप उसको प्रायोरिटी दें। चाहिए जाए कि आप पहले जाएं कि भाई मेरा जो है वो माइलस्टोन ये है कि मैं पहले 50 का मार्क करूंगा, उसके बाद मैं कुछ करूंगा। अच्छा, होता ये है अक्सर, इनको मैंने देखा है कि अक्सर उसके बाद ये 60s में आउट हो जाते हैं, मतलब लेट 50s में और 60s में आउट हो जाते हैं, और जो शॉट होता है बड़ा रैश शॉट होता है, मतलब बिल्कुल नीडलेस होता है वो। तो अगर वाकई कोई अच्छी बॉल पड़ गई बहुत, वो तो समझ आता है, लेकिन सेट होने के बाद मेरा बस थोड़ा सा ये मामला है कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब वो सेट हो जाते हैं, तो सेट होने के बाद फिर उनको डिलीवर करना चाहिए, मतलब फिर वो 80s 90s तक जाएं। T20 में अगर आप 80 90 तक चले जाते हैं तो उसका मतलब है आपने हक अदा कर दिया। लेकिन अगर आप 50 बना के 60s में आउट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कोई चीज शॉर्ट रह गई है। तो ये दो तीन चीजें मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई होप कि आप इससे एग्री करते होंगे, क्योंकि मैंने आज बड़े गौर से मैच देखा है। वैसे में मुझे मौका नहीं मिलता है पूरा मैच देखने का, तो आज मैंने देख लिया इत्तेफाक से, तो मेरे सामने कुछ चीज आ गई और मैं नोट कर रहा हूँ कि यार ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। और देखें, जो आपका ओपोनेंट है ना, वो आपको एकदम आप पे जो है वो अटैक करेगा, जब मौका आएगा तब अटैक करेगा, ठीक है ना। अब आपका ओपोनेंट जो पढ़ने वाला है ऑस्ट्रेलिया है, वो आपको अभी अभी तक हमारा क्या है कि हम अनबीटन चल रहे हैं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। तो अचानक से, और वो हमारी सारी कमजोरियों पे नजर रख के चल रहा है अमर, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि हम कहाँ बिल्कुल स्ट्रगल सही कर कह रहे जाते हैं, कहाँ स्ट्रगल कर जाते हैं, अगर ये हमारी अर्ली विकेट्स गिर जाएं तो हम कहाँ पे फिर जो है वो गलती करते हैं। और हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, हम जो है वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। अगर आपसे नहीं लग रहे, बाउंड्रीज नहीं लग रही, तो आपको मेंटेन करना है। देखिए T20 में आपको 7 8 8 रन पर ओवर तो कम से कम मेंटेन करके चलेंगे आप, तो फिर कहाँ टीमें स्कोर बना रही हैं, तो आप 8 रन तो कम से कम है, उसके लिए आपको स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी। हर बॉल पे चौका नहीं लगेगा, हर वो भी सामने वाला भी बॉलर जो है वो पूरा सोच के आया हुआ है। आजकल तो इतना पेस में वेरिएशन है, हर चीज कर रहे हैं वो ट्रायल लोग, तो आप दिमाग में रखेंगे कुछ आपको स्ट्राइक रोटेट करनी। थोड़ा सा हमारे जो है ना ओपनिंग और जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो पता नहीं शाय है स्ट्राइक रोटेट करने में, उनका ये इशू मुझे आज नजर आया। बाबर आजम के हवाले से हमने बात बताई आपको। और अगर कोई बड़ा स्कोर आपको लग गया बोर्ड पे किसी दिन, जो कि अभी 11 को ही है, एक्सपेक्टेड है। तो हाँ एक्सपेक्टेड है, तो कीप योर फिंगर क्रॉस। आपको थोड़ा सा उस हिसाब से जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अच्छा कि एक्सपेरिमेंट कर लिया आज पहले खेल के कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन थैंक्स टू शोएब मलिक, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है वो नॉक खेली है, और उसकी वजह से उन्होंने देखें आप 18 बॉलों पे जो है वो नॉक खेली है। अगर वो नहीं होती तो आप अंदाजा करें, आपका एक बहुत एवरेज सा टोटल सामने आ रहा था, जो कि 150 के करीब करीब था। जी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा जामे आपकी एनालिसिस है इसके ऊपर। और मेरा भी ये कंसर्न रहा है ओवर द ईयर्स ऑन बाबर आजम, जब से वो कैप्टन बने हैं उसके बाद से चीज़ें शायद थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई हैं उनकी। लेकिन हमेशा से मैंने जो देखा है कि बाबर आजम वही थे जो कि सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए करते थे, इंडिया के लिए होते थे, कि वो जो है वो एक सेल्फिश इनिंग खेलते थे। और ये मैं बारहा अपने दोस्तों में भी इज़हार कर चुका हूँ, ट्विटर के ऊपर भी मैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि बाबर आजम जो है वो एक सेल्फिश प्लेयर थे। लेकिन अब उनकी अब स्ट्राइक रोटेशन के अंदर काफ़ी बेहतरी आ गई है, स्ट्राइक रेट उन्होंने अपना बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली मैचेस जीत गया है, लेकिन मेरा तो ये ख्याल था कि बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए था। और फ़खर जमान जो है वो बहुत मौजूद प्लेयर हैं पावर प्ले के, और फ़खर जमान अगर पावर प्ले में हो तो जिस तरह से शर्जील खान अगर सिलेक्शन उनका हुआ होता, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उनका सिलेक्शन नहीं हो सका ऑब्वियसली, लेकिन शर्जील खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग के अंदर बेहतरीन माने जाते हैं, स्पेशली पावर प्ले के अंदर। तो शर्जील खान का किरदार जो है वो फ़खर जमान अदा कर सकते थे। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप छः छः ओवर्स के अंदर, 6 से 8 ओवर के अंदर जब आप अपने जो है वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, तो नीचे वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जब नीचे वालों पे प्रेशर जी। आ जाता है तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जिस तरह की उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है, और इसकी वजह से उनके स्टार्ट्स खराब होते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हमें जो है वो, अगर हम पहली बैटिंग भी कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट पावर प्ले के अंदर जो है, मैं शायद अगर गलत ना हूँ, तो हमें 80 से 90 रन का टारगेट हमें सेट करना चाहिए कि हमें 6 ओवर के अंदर 80 से 90 रन का टारगेट हमें हासिल करना चाहिए, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो परफेक्ट टीम है T20 के हवाले से।
और इंशाल्लाह अगर हम फाइनल में रसाई हासिल करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा फेवरेट है क्वालिफाई करने के बाद सेमीफाइनल में से, तो इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है हमें इसी तरीके की स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। लेकिन टीम मैनेजमेंट जो है वो अब देखें क्या सोच रही है। उन्होंने किसी भी चीज़ की जो है ना वो चेंजेस नहीं की हैं। उनके पास नामीबिया के खिलाफ एक चांस था कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो टेस्ट कर सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में और जिस तरह का वहाँ का वेदर है और सारी चीज़ें हैं, इंजरीज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप तवातर में मैचेस खेल रहे हैं और उसमें इंजरीज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वैसे भी जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे जैसे शाहिन शाह अफरीदी हैं, उनको हम शायद रेस्ट दे सकते थे, लेकिन एट द सेम टाइम शायद उनके जहन में ये चल रहा होगा कि 5-7 मैचेस उन्होंने उसी का टारगेट किया होगा, तो वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को खराब नहीं करना चाह रहे होंगे, तो जो कॉम्बिनेशन है वो उसके साथ लेके चले हैं। लेकिन पावर प्ले वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी। जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ और हमारी बॉलिंग भी मुझे जो आप बात कर रहे थे, तो बॉलिंग वैसे हमेशा से हमारी स्ट्रेंथ रही है। लेकिन मैं नामीबिया वाले मैच की भी बात कर रहा हूँ और आज की भी बात कर रहा हूँ कि आप जी थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं बॉलर भी। और ख़ास तौर पे हसन अली की मैं बात करूँगा, उनकी लाइन लेंथ जो है वो बिल्कुल वेवर्ड है। और शाहीन भी जो है ना वो अब जो स्पॉट्स होते हैं मेन वो मिस कर रहे हैं। तो ये अब ये दो पिछले दो मैचों से अब सबक ले लेना चाहिए और अब पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जो है 11 तारीख को उतरना चाहिए, अपनी गलतियों पे काबू पाके। ये नहीं कि हम अनबीटेन हैं और बस अब जो है वो अनस्टॉपेबल ट्रेन है, हम सबको उड़ा देंगे। ये नहीं, ये जो इमोशनल है, एक कौम हमारी इमोशनल है आपको पता है, लेकिन हमारा काम आपको पता है एनालिसिस करना है। कड़वा घूंट होता है, हर बंदा बोलता है यार आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता होता है आगे जाके फिर वही चीजें आ रही होती है, फिर लोग बोलते हैं आपको कैसे पता था। आपको इसलिए, हमको ऐसे पता था कि आप जब एनालिसिस करेंगे और जो वीक पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस और सारा सब कुछ, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो फिर आपको पता लगता है कि कहाँ कहाँ है, और वहां अगर आप ओवरकम कर लें तो आप इंशाल्लाह फिर जो है वो अच्छी से अच्छी की तरफ जाएंगे। और यही प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, पूरी दुनिया ये अडॉप्ट करती है और आगे बढ़ती है। खैर, हैविंग सेड दैट, हम इसमें थे और फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं, अच्छा, अब ये थोड़ी इसका देर भी की एक खुशी इम्पैक्ट। थी। अब हम जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जाहिर है वो फिर जी आपको जी जी। पता ही है उसका और मामला हम क्या है। हम लोग जो एक सेंटिमेंटल और एक इमोशनल नेशन है, आपको पता है। तो ये तो हमारा बनता है कि हम खुश हों थोड़ी देर के लिए। तो वो तो हम भी देखें, बह गए हर जज्बात में। हमारा टॉपिक आज ये था। ठीक है, महंगाई आपको पता है हर जो है खास व आम का मामला है आज और मसला है। और इसीलिए हम इसको जोर देते हैं कि जो खास व आम के मामले हों, जो जो मेजोरिटी का मामला हो, उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से शुरू करूंगा। रोमन एम्पायर का जब टाइम था ना, रोमन एम्पायर आपको पता है दुनिया की जो बिगेस्ट एम्पायर्स रही हैं उनमें से एक मशहूर ज़माना रोमन एम्पायर थी। ठीक है। इटली, जो आज प्रेजेंट इटली है, वहाँ पे जो रोम है, वहाँ से वो जो है वो गवर्न करते थे। और उसके बाद उसके पे दो हिस्से हो गए। एक जो है वो आपको पता है कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आजकल प्रेजेंट डे इस्तांबुल है। आधा फिर वहाँ से हो गया, जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है वहाँ से रूल करने लगे, वो भी रोमन एम्पायर की ब्रांच थी बेसिकली। और जो है वो वहीं पर ही रहे। तो रोमन एम्पायर का क्या था, जब उनको भी प्रॉब्लम होता था, क्राइसिस होते थे, उनका बजट के प्रॉब्लम्स हो जाते थे, उनको डेफिसिट होता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे, कोई नई जंगें नहीं होती थी, कोई नया जो है वो बूटी नहीं आती थी, माले गनीमत नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, ज़्यादातर उनका जो काम था वो ये था कि वो उनका एक क्लोसल था, जो कि इटली में अभी भी है, रोम में। वहाँ थिएटर, उसको रोमन थिएटर भी बोलते थे। वहाँ पे वो आपको पता है ग्लेडिएटर्स के गेम्स शुरू करा देते थे। और वो जो है वो गुलाम हैं उनको शेरों से लड़वा देते थे, गुलामों को आपस में लड़वा देते थे। मुख्तलिफ गेम्स उन्होंने ईजाद किए हुए थे, जिसमें खूनख्वार गेम भी थे और वैसे भी थे। तो आवाम जो भूखी प्यासी होती थी ना, वो लग जाती थी उन चक्रों में, और वो उन चक्रों में लग के वो भूल जाती थी कि हमारे मसले हैं क्या। तो ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत पुरानी है, रोमन एम्पायर के ज़माने में, और वो यूज़ कर चुके हैं मतलब सदियों पहले, कि आवाम को किसी चीज़ में रखो, जो है वो उलझा के रखो, महव रखो, मसरूफ़ रखो, ताकि जो असल इश्यूज़ हैं, द रियल इश्यूज़ जिसे कहते हैं, उसमें उनकी तरफ ध्यान आए और वो अपने हकूक़ के लिए खड़े ना हो जाएँ। और अगर खड़े हो गए तो हुकूमतों के लिए मसला हो जाता है उनको हैंडल करना। तो उनको इस तरीके से आप रखो। और पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है इससे। पाकिस्तान में भी आपने हमें बात की, हम थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, लेकिन अब जैसे ही ये टूर्नामेंट सिमटेगा, हम दोबारा से फिर सोचने लग जाएंगे यार महंगाई अभी इतनी हो गई है। पेट्रोल का आप बताएं 145 है। ठीक है ना, अब मुझे बताएं आप कि जिसकी 20, 25, 30 हज़ार रुपये भी तनख्वाह है, उसको भी 10 दफ़ा अब सोचना पड़ रहा है। और लोग अब तो ये बात कर रहे हैं कि नीडलेस आप निकलो ही नहीं घर से भाई, बिला वजह क्या आपको जो है वो खर्च करना पड़े। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन हम क्या है, हम एक इल्यूजन में, हम वहम की सूरत में हैं कि अब हम खुश हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये सब खत्म होगा तमाशा,
तो उसके बाद फिर हम दोबारा से फिर आ जाएंगे अपनी रियल एस्टेट पे, रियल एस्टेट पाएंगे, फिर हम गवर्नमेंट को गालियां देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका जब तक आप परमानेंट हल नहीं निकालेंगे, हम बात करते हैं हमेशा सोल्यूशन की, जब तक आप इसका परमानेंट हल नहीं निकालेंगे, देखें जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो पेट भरी जो कौमें हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फुटबॉल लीग्स कराएं, क्रिकेट मैचेस कराएं, ठीक है ना, ओलंपिक्स कराएं, जो कराएं करें, उन्होंने वो सब कुछ डेवलप कर लिया है, उन्होंने वो एक मिनिमम लेवल जो है वो अचीव कर चुके हैं। अगर वो कराते हैं तो अच्छे भी लगते हैं कि यार ठीक है, एक पेट भरी नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, उसके बाद अगर उनको खेलना है, शौक पूरा करना है, करें। वो नेशन जिसकी 35 से 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे हो, जहाँ अगले मील का पता ना हो आपको कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस फैमिली को, और वहां पर जो मैं देखता हूँ लोगों को खुश होते हुए, ये कौम की रिजीलियंस है। मैं हैरान हो जाता हूँ उस कौम की रिजीलियंस में कि एक छाबड़ी वाला, एक रेडी वाला, एक जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी अपनी कौम की जीत पर खुश है। इस रिजीलियंस पे आपको दाद देनी चाहिए उस बंदे को। अगर कोई पेट भरा हुआ आदमी खुश हो रहा है ना, तो उसका तो समझ में आ रहा है। एक जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी अपनी कौम की अगर जीत पर खुश हो रहा है ना, उसके आप जाके हाथ चूम लें, वो बंदा है बेसिकली सिंसियर इस मुल्क से। जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उसकी हुकूमत ने उसके लिए कुछ नहीं किया, रियासत ने उसको वो बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं की, तब भी वो अपनी कौम की जीत पर खुश है। देखें, वो बंदा डिजर्व करता है कि वो कर रहा है काम अपने मुल्क के लिए, वो अपने मुल्क के लिए सिंसियर है। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि अब होगा क्या। अब देखें, हमारा आज का टॉपिक भी है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है, जैसे कि आपने तमीद में कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने आके जो बाकायदा जो है टीवी पे आके बताया है भी आवाम को कि भाई पूरी दुनिया में है। देखें, शौकत तरीन साहब जो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर आपके, वो बेसिकली इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, वो बैंकर हैं, सीजन बैंकर हैं। हमारे आज व्यूअर्स को हम जरा बता दें थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है। तकरीबन 20-22 साल वो सिटी बैंक के साथ रहे, ठीक है, एज अ बैंकर सिटी बैंक के साथ, ठीक है, और मुख्तलिफ दुनिया में। और वो जरदारी दौर में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उस वक्त भी वो थे, ठीक है। तो ये टेस्टेड लोग हैं, ठीक है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। और इन्होंने क्या किया आपकी इकोनॉमी का असर आपको पता है। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, जब एक बंदा आपने ट्राई कर लिया हो, टेस्ट कर लिया हो, आपको पता हो कि ये कुछ नहीं कर सकता बल्कि उल्टा खराब ही करेगा, फिर उसके बाद उसको दोबारा आजमाना, इसको बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये टेस्ट हो चुके हैं उसके ज़माने में, पीपल्स पार्टी के दौर में। दूसरी बात, आपके जो गवर्नर स्टेट बैंक है रजा बाकर, रोमानिया और इजिप्ट इकोनॉमी को तबाह करके आ रही हैं। जाइए, व्यूवर्स को हम बोलेंगे अपना आपका होमवर्क है, जाके चेक करिए कि ये आईएमएफ के बिहाफ पे रोमानिया और इजिप्ट की इकोनॉमी तबाह करके आ रहे हैं। टेस्टेड ट्राइड बंदा है तबाह करने में, आपने उसको फिर आजमा लिया। बीच में इन्होंने एक शोशा छोड़ा था कि स्टेट बैंक की जितनी भी चीजें हैं उनको आप आजाद कर दें, वो आजाद डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है। और उस पर पार्लियामेंट भी उसके ऊपर कोई जो है वो कदम नहीं लगा सके। उस पर फिर बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ, आवाम में बात गई कि भाई ये क्या, इस तरीके की इम्प्यूनिटी कैसे दे दें, ऐसी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी ऐसे नहीं है जो इसको भी दे दें। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पे प्रेशर था ताकि वो अपने जो एक्सक्यूज मी उनके जो एजेंडाज हैं वो लेटर एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरवेंशन। मतलब पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं दे रहे उसके ऊपर। वो रिजेक्ट हुआ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, तरीन साहब ने और रजा बाकर ने, रजा बाकर का तो आपको पता ही है, कुछ अरसे पहले एक बड़ा मजाक खेज जो है वो लुडिक्रस एक बयान आया, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से बोला तो भाई अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो अच्छी बात है, जिनके रिश्तेदार रहते हैं उनके पैसे ज्यादा आएंगे। मतलब इससे ज्यादा लुडिक्रस, मैं खुद मास्टर्स किया हूँ इकोनॉमिक्स में, इससे ज्यादा लुडिक्रस जो है वो रिमार्क मैंने नहीं देखा गवर्नर स्टेट बैंक। तरीन साहब का भी अब मैं आपको बताता हूँ, तरीन साहब ने और इन दोनों ने मिलकर इमरान खान साहब को एक वहम में मुब्तला कर दिया है कि देखें जी, इट्स ए ग्लोबल फिनोमेना, नाउ करंट प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट इज अ ग्लोबल फिनोमेना। अगर ये ग्लोबल फिनोमेना है तो ये पाकिस्तान में भी प्रिवेल करेगा, पाकिस्तान में भी होगा ये। तो ये इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसका जो मेन, जो मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, उनको इस वहम में मुब्तला कर दिया है कि इज ए ग्लोबल फिनोमेना। हकीकत क्या है, फैक्ट चेक क्या है, हाँ है, लेकिन फर्क क्या है जो बाकी दुनिया में जो इन्फ्लेशन हो रही है और आपके यहाँ इन्फ्लेशन हो रही है, उसमें फर्क क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ।
आप मुझे बताएं, ये कंपेयर करा रहे हैं अपने आप को कि यार अमेरिका में इतनी थी प्राइस और इतनी हो गई और अब आपके यहाँ ये और इतनी हो गई। आप मुझे बताएं वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? कभी इन्होंने बताया पर कैपिटा इनकम को आपको कंपेयर करके बताया? किसी की पर कैपिटा इनकम $45,000 है पर ईयर, आपकी कितनी है? $1,500 के करीब। ये तो आप कभी नहीं बताते। अब $1,500 वाले को जो सेम इन्फ्लेशन हिट पड़ेगी वो ज्यादा पड़ेगी, या 45,000 वाले को जो हिट पड़ेगी वो ज्यादा पड़ेगी? प्रोपोर्शन निकालेंगे ना आप तकाबुली जायजा लेंगे ना भाई। ये नहीं बता रहे, आपको हाफ ट्रुथ बता रहे हैं। देखें, हाफ ट्रुथ जो है ना वो डेंजरस होता है बहुत ज्यादा। इससे तो बेहतर है आप जो है झूठ पे अमल कर लें। जो आधा सच होता है ना वो बहुत लीथल होता है। ये आधा सच पे चलते हैं। देखिए, ग्लोबल फिनोमिना है, आप पूरी बात तो पता है। आपके यहाँ वेज और जो सैलरी स्टैग्नेशन है वो वैसी की वैसी है। देखें, आप एक मिसाल लें, एक बंदे की तनख्वाह $30,000 है और जो पेट्रोल प्राइसेस है फॉर एग्जांपल, जिसकी जाहिर सी बात है स्नोबॉल इफेक्ट होता है, पेट्रोल महंगा होता है आपको पता है। और जो ये जो एनर्जी, सलमान भाई कथा कलामी के लिए माजरत, आपके इंटरनेट कनेक्शन में आई थिंक कुछ मसला है, तो हम यहाँ थोड़ा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। इतनी देर में आप जो है हमें रिज्वाइन कीजिए ताकि हम जो है ब्रेक के बाद वापस आके फिर हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं। तो जी, टेक अ ब्रेक। इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा। जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान की गवर्नमेंट की इल्यूजन रिगार्डिंग प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन और उसका सोल्यूशन। सलमान भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे, और कुछ टेक्निकी वजूहात की बिना पर मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ा था। तो जी सलमान, वेलकम बैक, ओवर टू यू। जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शौकत तरीन साहब जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और रजा वाकर साहब जो हैं, टेस्टेड ट्राइड बंदे हैं, इकोनॉमी तबाह कर चुके हैं, ठीक है ना। दोबारा से हम उनको आजमा रहे हैं, जो है वो चले हुए कारतूसों को, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नया रिजल्ट होगा। कोई नया रिजल्ट नहीं होगा, ये फिर दोबारा तबाही की तरफ हमें ले जा रहे हैं। और मैं आपको जो एक बात बता रहा था कि इन्होंने इमरान खान साहब को भी इस वहम में मुब्तला कर दिया, इल्यूजन में मुब्तला कर दिया है कि देखें जी ग्लोबल फिनोमिना है, होगा। तो इमरान खान साहब ने बोल दिया भाई ग्लोबल फिनोमिना। ये नहीं देख रहे कि पेट्रोल जो है वो जब 145 चला गया, जो कि पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की, और ये अभी जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। और आप अगर हमने पिछले प्रोग्राम में ये WTI और ब्रेंट जो बेंचमार्क है दुनिया के वो बताए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता $90 पर बैरल पे जा रहे हैं या $100 पर बैरल पे टच कर गए। तो आप क्या करेंगे? आपने तो फ्री फ्लोट किया हुआ है, मतलब आपने तो बोला हुआ है कि जितना बढ़ेगा हम 8-8 10 10 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। आप इतना पाकिस्तान में इतने ज्यादा तरीके से कभी नहीं बढ़ाया गया, हमेशा होता था 2 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए। अब के तो आप देखें तवातुर से 8 रुपए, 9 रुपए, और इतनी कम कम अरसे। मैंने आपको पिछले से पिछले प्रोग्राम में बात बोली थी, इमरान खान साहब को जो खिताब करना था उसमें ये बोलना था कि भाई जिस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, जब ये नीचे आएगा, जो कि इसका जो रेट है वो 40 50 60 डॉलर के करीब आएगा, तो मैं आपको उसी वक्त जो है वो रिलीफ दूंगा। मैं उसमें फिर इफ्स एंड बट्स नहीं लगाऊंगा। मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा कि भाई अब पेट्रोलियम लीवी के नौर पे गवर्नमेंट इतना ले रही है, आपको कम देगी नहीं। फिर आप वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पूरा होने दीजिएगा, पूरा आवाम तक पहुंचने दीजिएगा उसका इफेक्ट। कम से कम ये तो आके टीवी में बोले ताकि आवाम को कोई ढारस तो बैठे, क्योंकि सबको पता है साइक्लिकल है, ये नीचे तो आएगा, ये नीचे तो आएगा। तो जब आए, और अल्लाह करे इनके टेन्योर में आ जाए इमरान खान साहब के दौर में, तो इनका प्रॉमिस पूरा हो जाए कि वो नीचे आते हुए भी नजर आ जाए। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब प्राइसेस एक दफा ऊपर चली जाती है किसी चीज की, तो फिर वो उस रेशियो से नीचे नहीं आती, ये भी आपको पता है। दूसरी बात अहमद ये बात है कि जो असल चीज है जो बताया जा रहा है इमरान खान साहब को, और ये सारे फॉरेन मैगजीन भी यही बात कर रहे हैं कि देखिए जी ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई हुई है। अच्छी बात है भाई, पोर्ट जैम है, ओके भाई अच्छी बात है। ये एक बात बताएं, पाकिस्तान फूड सफिशिएंट कंट्री है कि नहीं है? खुद कफील है कि नहीं है फूड के मामले में? यहाँ पे तो इम्पोर्ट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। क्या पाकिस्तान का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई खला आया हुआ है? नहीं, उसका आंसर है नहीं।
प्रॉपर मैनेजमेंट की भी आपने। मैंने आपको पिछले पिछले प्रोग्राम में बोला था, पहला काम आपको ये करना चाहिए कि चाइना ने अपने अवाम को, मैं कल ही पढ़ रहा था, चाइना ने अपने अवाम को बोला है कि आप स्टॉक करें फूड आइटम्स। आहिस्ता आहिस्ता फूड क्राइसिस आ रहा है। आप खुद कफील कंट्री हैं फूड के मामले में, आपको तो सबसे पहले जो है वो फूड स्टोर करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो एक्सपोर्ट्स हैं फूड की, उस पर फौरन एम्बार्गो लगा देना चाहिए। एम्बार्गो मतलब एक इकोनॉमिक टर्म है, उसका मतलब होता है कंप्लीट बैन। आप कंप्लीट बैन लगाएं फूड के। पेराशेबल आइटम जाने दें, जाहिर जाहिर सी बात है, जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो तो आप नहीं कर सकते इतनी स्टोर, इतने लंबे। पेराशेबल आइटम जाने दें, लेकिन गंदम है, चावल है, चीनी है, घी है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं जो स्टोर हो सकती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ है, उसको आप लाजिम लाजिम लाजिम, आपको पता लग चुका है। और हमने पिछले से पिछले प्रोग्राम में शायद आपको याद हो, बोला सूरह यूसुफ का हवाला भी दिया था, जिसमें सूरह यूसुफ में ये बात जो है एक्सप्लेन की हुई है कि जब पता लग गया है कि कहत के साल आने वाले हैं तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या सजेस्ट किया था अजीज़ मिस्र को कि आप स्टोर करें, स्टोर करें। जब आप स्टोर करेंगे तो आने वाले जब कहत आएगा तो ना सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र की जो है वो ज़रूरियात को पूरा किया, बल्कि आगे आगे पीछे जो उनके एरियाज थे, कुनान वगैरह, जो कि आजकल प्रेजेंट डे इसराइल है, उनकी भी ज़रूरियात को पूरा किया। तो हमारे सामने कुरानिक एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं, हम आपको मॉडर्न जो है वो उससे भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। और अगर आप इस इल्यूजन में रहेंगे जो कि आपको शौकत तरीन साहब और रजा बाकर ने दिया, देखें ये इकोनॉमिक हिटमैन है, ये तो रिप ऑफ करके चले जाएंगे, आईएमएफ के पेरोल पे हैं, वो उधर चले जाएंगे। शौकत तरीन साहब, आपको पता है उनकी उम्र क्या है, उन्होंने पूरा अपना बैंकिंग कैरियर पूरा, अच्छा एक बैंकर इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बना सकता है? आप पहले तो ये बात सवाल करें, एक केमिस्ट को आप डॉक्टर का कभी रुतबा दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। लेकिन आपके यहाँ बैंकर इकोनॉमी चला रहा है। देखिए इतने बड़े बड़े तजाद हैं इसमें, अगर आप देखें हर एंगल से देखें तो आपको तजाद नजर आएगा। और टेस्टेड और ट्राइड बंदे हैं, फेल्ड मतलब रिजेक्टेड बंदे हैं, और उनको आप चलाने दे रहे हैं। तो इतना तो इमरान खान साहब देखें, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री नहीं होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री को। प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना अंदाजा हो जाना चाहिए, इतना अब मर्दम शनास हो जाना चाहिए कि बंदे को उसकी कारकर्दगी को खुद जज करना आ जाना चाहिए, ना कि आप जो है वो ट्रिकर देखें और वो देखें कि आईएमएफ क्या बोल रहा है उनके बारे में। जाहिर सी बात है, अगर आईएमएफ का बंदा है तो वो तो तारीफ ही करेगा ना भाई। आईएमएफ का भेजा हुआ बंदा है अगर इकोनॉमिक हिटमैन, तो आईएमएफ तो उसकी तारीफ करेगा, यार देखिए सब चीज सही जा रही है। हम लोग क्या करते हैं, हम आईएमएफ की भी तारीफ को जो है वो आगे प्रेस करके आगे बढ़ाते हैं कि देखिए जी आईएमएफ हमारा जो बंदा लगाया है मैंने, आईएमएफ का बंदा उसकी तारीफ कर रहा है, आईएमएफ उसकी तारीफ कर रहा है। भाई आईएमएफ ने वो बंदा भेजा हुआ है, आप जरा जाके पीछे चेक तो करें, उसका बैकग्राउंड तो चेक करें। रोमानिया, इजिप्ट के साथ वो करके क्या है। और अभी पाकिस्तान में फुल इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमस बॉडी बनना चाह रहा था स्टेट बैंक को, ताकि कोई इंटरवेंशन नहीं रह जाए पार्लियामेंट की, और जो चाहे वो मादर पिदर आज़ादी मिल जाए, पाकिस्तान को रिप ऑफ करें लेफ्ट राइट सेंटर। तो उस पर तो खैर कदगन लग गई, और जाहिर सी बात है आपका कुछ है तबका जिसको इतना होश हवास है, उन्होंने जाके इस पर पाबंदी भी बोला कि भाई इसको रिस्ट्रिक्ट करो, ये बहुत ज़्यादा इसको पावर्स मिल रही है। लेकिन मेरा एक बात है, मेरा ये मानना है कि हमारा अब इसका हल है क्या। देखिए हमने बहुत सारी बातें की, गवर्नमेंट को जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो लेनी थी ना चीज़ें कि भाई माफियाज के खिलाफ। अब देखें आप पंजाब में माफियाज के खिलाफ इन्होंने एक्शन शुरू किया है। शायद वो हमारा प्रोग्राम तुरफा तमाशा अगर देख लें तवातुर से तो उनको पहले ही पता लग जाता है। अभी इस हफ्ते पंजाब में उन्होंने शुगर माफिया के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया है, और आपको पता है वेयर हाउस के वेयर हाउसेज भरे हुए मिले उनको, तो स्टॉक हुआ था। में अलग गंदम का मामला चल रहा है सलमान भाई। जी 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 जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो माफिया के खिलाफ जब आपने नहीं लिए, उसकी वजह से ये जो गैप हुआ है, उसकी वजह से जो ये प्राइस इतनी शूट कर गई है। अगर आप टाइमली ले लेते तो ये नहीं होता। और मैंने तो आपको इससे बढ़ के एक बात बोली थी कि जो उशर का निज़ाम है उसमें होता ये है कि आपके यहाँ पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट में सारे वडेरा शाही और आपको पता है ना इंडस्ट्रियलिस्ट और सब बैठे हुए, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो चीज़ों पर टैक्स लगे। तो एग्रीकल्चर तो टैक्स फ्री है पाकिस्तान में, तो भाई आप टैक्स नॉट लगाएं मॉनिटरी, आप ऐसा करें उनको बोले कि उशर दे दें, यानी जो प्रोडक्शन होगी उनकी गंदम की उसका 10% जो है वो हुकूमत ले ले। भाई पैसे मत दें आप 10% गंदम दे दें अपनी पैदावार की, और वो आप गवर्नमेंट की वेयर हाउस में रखें, और जब प्राइस जो है वो शूट होने लगे तो आप उसको रिलीज कर दें मार्केट में, प्राइस स्टेबलाइज हो जाएंगी। मैं तो उसके आगे चला गया आपके, और देखें आपको घूम फिर के आना वही है। आप जितना देर कर रहे हैं या आप अपनी जो है वो कबर खोद रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहे, आपको आना वही है। देखिए हमने बोला था आप माफिया के खिलाफ एक्शन लें, इस हफ्ते हुआ ना एक्शन पंजाब में,
और क्या हुआ, वही हुआ ना, वेयर हाउस भरे हुए निकले कि नहीं निकले, बिल्कुल निकले। ऐसे। और अभी सिंध में हो रहा है ये काम। सिंध में भी शुगर माफिया बैठी हुई है, और उसने वफाकी वजीर जो है हमारे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बोला है कि सिंध जो है वो स्टोर करके बैठा हुआ है और रिलीज नहीं कर रहा और ये नहीं कर रहा। वो आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो आपको पता है, वो इन फाइटिंग और पॉलिटिकल बिकरिंग सेट असाइड करते हैं, उनको उसका कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन ये आपस में तो करते हैं ना इस तरीके की गेम, और माफियाज फायदा उठाते कि नहीं उठाते। अब दूध का देख लें, उसका एक अलग माफिया, वो प्राइस अपना खुद सेट करता है। सारी कोई चीजें आपका जो कोई लिंक्ड हैं वो आपकी बेईमानी से लिंक्ड है ना ऑब्वियसली। सलमान भाई, जो मिडिल लेयर है वो तो ऑब्वियसली बेईमानी कर रही है, मतलब जो उनसे कनेक्टेड है ऊपर वाले लोग, वो तो सब अच्छाई की रिपोर्ट दे रहे हैं, हम उनसे जो ऊपर लोग बैठे हैं उनके जो बॉसेस हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो तो ऑब्वियसली उनका आपस में एक जिसे कहना चाहिए कि कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और वो खुद भी खा रहे हैं और आवाम से लूट भी रहे हैं जी। इसका मतलब है आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं कर रही है। इसका सीधा सा आंसर ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। आपकी जो ये नौकरशाही है, जो मिडिल लेयर है, वो काम नहीं कर रही है। जो एग्जीक्यूट करती है गवर्नमेंट, भाई मिनिस्टर का काम है हुक्म जारी कर देना, ये करवा दो। प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूट कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी करेगी ना। ब्यूरोक्रेसी तो जो है वो, ब्यूरोक्रेसी का मानना ये है कि वो ये बोलती है कि आप तो 5 साल के लिए आते हैं। हुकूमत को ये बोलते हैं वो कि आप 5 साल के लिए आते हैं, हम तो परमानेंट है, आप आए या जाएं, हम तो परमानेंट जॉब है हमारी। तो उनको कोई डर नहीं है कि निकालें। भाई सो आप जजा और सलमान भाई, डू यू रियली थिंक, जजा और सजा की आप बात कर रहे हैं, मैं इनके कता कलामी के लिए माजरत, तो क्या डू यू रियली थिंक कि जजा और सजा का कानून वहां पर इम्प्लीमेंट हो सकता है कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी के लिए एक उनका टेन्योर सेट करें, जिस तरह से एक लोकल जो हमारी गवर्नमेंट आती है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो आती है और इस तरह से असेंबलियां बनती हैं, उन 5 साल के लिए अंदर फिर री इलेक्शन होते हैं, तो क्या किसी किस्म का हम टेन्योर सेट कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, और फिर वो अपने पूरे टेन्योर की रिपोर्ट जो है वो हैंड ओवर करके भेजें? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान में या नहीं? पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान का अभी जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें तो आपको बहुत जो है ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी और उसको स्ट्रक्चर चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल हो सकता है, अगर किसी की पॉलिटिकल विलिंगनेस, किसी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसकी अगर विलिंगनेस हो और वो मेजोरिटी से आए तो वो बिल्कुल कर सकती है। आप बेसिकली इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख सकते हैं। भाई आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त आ जाएं। आप प्लानिंग में एक्सपर्ट हैं, आ जाएं आप ज़बरदस्त। ब्यूरोक्रेसी में आप प्लानिंग में एक्सपर्ट हैं, आ जाएं। 5 साल आपको चेक करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर होगी तो 5 साल का और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को पता है कि हमारी जो जॉब्स हैं वो परमानेंट हैं, हुकूमत आनी जानी है, तो वो काम करते हैं। और वो आखिरी 2 साल तो ये देखते हैं किस तरफ की हवा चल रही है और उनको किसने भर्ती करवाया था। तो वो जो लॉयल्टी है ना, उसके चक्कर में वो पाकिस्तान चढ़ते का नुकसान सूरज को करे जा रहे सलाम। हैं। जी, चढ़ते सूरज के गुलाम, और उसमें वो पाकिस्तान का नुकसान करे जा रहे हैं। पाकिस्तान का फायदा नहीं हो रहा है इसमें, इसमें पाकिस्तान का नुकसान ही हो रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो लेने थे वो नहीं है। दूसरी, जो तरीन साहब और रजा बाकर ने इमरान साहब को इल्यूजन में किया कि भाई हम जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक तरीके हैं ना, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा फाइन ट्यून करके चला लेंगे, इस तरीके से थोड़ा इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके चला लेंगे। देखें, इट्स नॉट गोना वर्क। आपके यहाँ, मैं आपको पहले बताया था कहीं किसी प्रोग्राम में कि आपके यहाँ स्टैट्स जो है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो सही से काम ही नहीं करता। उसको तो ये नहीं पता कराची की आबादी एग्जैक्टली है कितनी। आप पर कैपिटा इनकम और इतनी डिफाइन इंफॉर्मेशन और इस पे जाएंगे जब आप आगे, जिसको आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कोई एक्शन लेने के लिए, आपको तो आज तक ये नहीं कर पा रहे कि एक शहर जो आपका फाइनेंशियल हब हो, जो आपका इकोनॉमिक हब हो, जो आपका इंजन हो फाइनेंशियल, उसको उसकी आबादी है कितनी। बाकी सारी बातें तो पीछे हो गई हैं हमार। बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है। शर्मनाक बात है। मतलब इसमें कुछ, और इसको हम, वी कैन नॉट हाइड इट अंडर द कार्पेट। मतलब इसको हम नीचे से दबा तो नहीं सकते। दबा के देखे, मान भाई, ये 73 साल हो मसले गए। मसाइल कितने ज्यादा जो है वो ओवरलैप होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि एंड में जाके तो सब कुछ जो है वो बूम ब्लास्ट हो जाएगा कुछ, के इतने ज्यादा मसले जो पाइल अप होते चले जा रहे हैं हमारे, मतलब कराची के अंदर। तो आप देखें पिछले 15 सालों से तो कराची की कोई प्रोग्रेस हमें दिखी नहीं है। मतलब लोगों के लिए ये अचीवमेंट है कि अगर वो रोड के ऊपर ट्रैक्स को अगर पेंट कर दिया जाए तो वो उनकी अचीवमेंट होती है। वो बाकायदा ट्वीट कर रहे होते तस्वीरें। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ? जी जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैंने और आपको कहा भी था कोई 1-2 प्रोग्राम पहले कि इन्होंने बार जो है वो लो सेट कर दिया है। अब अगर ये पैचिंग भी हो जाए ना एब्सोल्युटली। रोड की, पैचिंग भी हो जाए ना, तो आप बोलते हैं यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया। तो बार, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है, जो वेलफेयर बेस्ड होती है, वो बार वहां सेट करती है ताकि अगला वाला आए तो उसको वो बेंचमार्क बनाए। लेकिन ये बार नीचे सेट करते हैं ताकि इनको ज्यादा काम ना करना पड़े। तो वो एक दिन हम बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी और इसमें क्या मसले हैं। हम इन्फ्लेशन की जब आते हैं तो ये जो वहम है इमरान खान साहब को कर दिया है,
कि भाई ग्लोबल फिनोमेना है। देखें जो अंदर के मामला थे, अब जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो फूड आइटम्स के बारे में मैं द इकोनॉमिस्ट पढ़ रहा था इसी हफ्ते, वो कह रहे हैं कि भाई देखें जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, और उसमें जाहिर सी बात है जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो आप पाकिस्तान की मिसाल लेंगे, वहाँ मसला तो फूड प्राइसेस का है असल, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे मसला ड्यूरेबल गुड्स का है कि ड्यूरेबल गुड्स महंगी होती चली जा रही हैं, और आपके यहाँ जो असल मसला है वो तो फूड प्राइसेस का है। और आप इत्तेफाक से, पाकिस्तान खुद कफील कंट्री है खाने पीने की अशिया खुर्दनोश के मुकाम, और वो अगर ये बहाना बनाए कि ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हो गई है तो मेरे यहाँ महंगाई है, तो आपको कितना ही रिडिकुलस सी बात लगेगी कि यार ये क्या आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, आप तो फूड सफिशिएंट कंट्री हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई। लेकिन क्यों, वो तरीन साहब और रजा बाकर ने बता दिया। दूसरी बात, इस एक महीने के दौरान डॉलर दोबारा से 5 रुपए नीचे आ गया, 175 के करीब जाके दोबारा 117 गया, लेकिन इसका कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आया। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या हुआ है, जब सऊदी अरब ने $3 बिलियन पार किए, और ये बात हम बहुत पहले कह चुके थे। जब सऊदी अरब वो जा रहे थे, आपको याद है, हमने जब भी कह दिया था कि यही होगा, वो गया। अब हमने उससे आगे भी एक बात बोली थी, आज फिर रिपीट कर देते हैं। हमने बोला था इससे ये सफिशिएंट नहीं रहेगा, आपको एक इस्लामाबाद में आप फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक बुलाएं कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आप बच्चे कुछ हैं, अब ये भी एक अलमिया है कि आपकी फॉरेन जो मिनिस्ट्री है और ये जो आपके ब्यूरो, आपके जो एम्बेसडर्स हैं और ये सब डिप्लोमेट्स हैं, ये इतनी मोटी मोटी सैलरीज ले रहे हैं, और इनमें क्या ताल्लुकात बनाए मुल्कों से आपके, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये भी किसी दिन एक प्रोग्राम करेंगे, बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो क्या कर रहे हैं। और इमरान खान साहब भरम भी हो गए थे पिछले दिनों, आपको याद होगा, उन्होंने सबको बिठा के, और वो सही भरम हुए थे। और उसकी बात यह है कि आपके दोस्त मुल्क रहे ही इतने गए कि आप उंगलियों पे गिन सकते हैं भाई। क्यों आज आपके पास 2 दर्जन के करीब अगर होते दोस्त ममालिक और होते, और आप उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाते और 1-1 बिलियन भी अगर कंट्रीब्यूट करते, अगर 15-20 बिलियन आपको अगर कंट्रीब्यूट को करता सिर्फ पार्किंग के लिए, आपका तो डॉलर अभी आ जाता 140-135 पे आ जाता। लेकिन आप मतलब देखें, सब आप कहते हैं ना हर चीज इंटरकनेक्टेड है। हमारे देखें डिप्लोमेसी, देखें कहाँ कनेक्ट हो रही है आके इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स कहाँ आके इकोनॉमिक्स से कलेक्ट होती है। हम यही बताना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को, ये सब एक इंटरकनेक्टेड है, आपको डॉट कनेक्ट करने हैं। ये आइसोलेशन में कुछ, क्रिकेट तक तो आइसोलेट रही नहीं है। हमने पिछले दिनों आपको बताया कि क्रिकेट पे भी कितनी सियासत हुई है। क्या एक गलत ईमेल निकाली गई थ्रेटनिंग, उससे न्यूजीलैंड उठ के चला गया, उसके बाद हम गुस्से में आ गए, हमने बोला अब तो हमने हराना है। देखिए क्या हो गया, ये पॉलिटिक्स कैसी इंटरविमेन हो गई, ये सब चीजें आपस में सब जुड़ गया। तो ये सब चीज आपस में कनेक्ट है, जरा ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। और इमरान खान साहब नहीं देंगे तो कौन देगा भाई। मुझे एक बात बताएं, अगर नहीं कर रहे काम मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर काम नहीं कर रहे, आप रीशफल करें, उनको घर भेजें। अगर आप उनको आप एंड तक 5 साल तक चलाएंगे तो फिर तो आप भी जो है वो शामिल हैं इस क्राइम में। क्योंकि अगर आप भेज देते उनको घर तो समझ में आता है कि आपको भी पता था परफॉर्मेंस उसकी सही नहीं, आपने उनको उठा के भेज दिया। लेकिन अगर आप मुतमईन है कंप्लीट परफॉर्मेंस से आखिर तक, तो इसका मतलब ये है कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो आपका भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा 5 साल बाद, ठीक है, बिल्कुल आपका भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा 5 साल बाद। और उस वक्त जो है अवाम जो है वो हक बजानिब होंगे आपका एहतसाब करने में कि आपने वाकई अचीव क्या किया, वादे क्या थे। और वही इल गॉटन स्टैश मनी जो बाहर पड़ा हुआ है, उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई है, कोई रिसीविंग नहीं हो रही है। हालांकि वहां से भी अगर कुछ आ जाता तो वो भी आपको जो है भी काम आता एक्सचेंज रेट में, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो इस इल्यूजन से इमरान खान साहब को बाहर निकलना पड़ेगा अहमद, और जितनी जल्दी वो निकल जाएंगे उतना अच्छा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना अच्छा है। ऑयल प्राइसेस का मौका इमरान खान के टेन्योर में, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो 5 साल लेते हैं, उनके टेन्योर में इमरान खान साहब को मौका मिलेगा अपनी गलतियों को सुधारने का। ये ऑयल प्राइसेस फिर दोबारा नीचे जाएंगी। आप आज का प्रोग्राम नोट कर लें मेरे डेट के साथ, ये साइक्लिकल है, ये नीचे जाएगा। और उस वक्त इमरान खान साहब को कौम को साबित करना है कि विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, कोई डिडक्शन के अलावा मैं डायरेक्ट इसका रिलीफ जो है वो आवाम तक दूंगा। अगर ये बात अभी आगे कर दें और ये साइक्लिकल बात हो जाए तो यकीन करें आवाम को एक एतमाद बैठ जाएगा कि नहीं यार, उस वक्त इनके हाथ में कुछ नहीं था, अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट था, दुनिया में फिनोमेना था इन्फ्लेशन का, हो गया। लेकिन जैसे ही कम हुआ, इस बंदे ने हमें रिलीफ पहुंचाया डायरेक्टली, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, विदाउट एनी डिडक्शंस कि भाई इधर डाइवर्ट कर दो, रिजर्व इधर डाइवर्ट कर दो, पेट्रोलियम लीवी की बद में ले लो, ये ले लो, नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। आके बोल दें खुदारा, क्योंकि ये तो साइक्लिकल है, इसने नीचे आने ही आना है। ना यूनाइटेड स्टेट्स से ये गवारा हो रहा है, ना इंडिया से, ना चाइना से गवारा हो रहा है कि वो 82-85 पर बैरल पे तेल लें। सारे सब जगह पैनिक है।
आप अकेले नहीं है, इस हमाम में और लोग भी हैं, ठीक है। तो वो सब पैनिक में, और सब ये चाह रहे हैं, और सब अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहे हैं ओपेक कंट्रीज पर और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पर कि वो कम करें। तो ये तो पॉलिटिकल प्रेशर भी, इकोनॉमिक प्रेशर भी, और वैसे भी साइक्लिकल है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इसने नीचे आना है। अगर आप अभी वादे वईद कर दें और आगे आपके टेन्योर में, जो कि मैं बोल रहा हूँ आपके टेन्योर में ये मौका आएगा आपको अपनी गलतियां सुधारने का, और वो मौका आता है जब वो साइकिल डिप करेगी नीचे, उस वक्त अगर आप रिलीफ पहुंचा देते हैं तो आवाम बोलेगी यार ये बंदा है, इसने ये करप्शन नहीं की, इसने जब जो बात हुई हमारे सामने सच रख दिया, और जब कम हुआ तो हमें डायरेक्ट रिलीफ पहुंचाया। ये तो आप कर सकते हैं। और मीनवाइल शॉर्ट टर्म में आप ये कर सकते हैं, मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म में आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि मैं बताया कि आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, आप अपने डोनर कंट्रीज को बुलाएं, बोलो भाई एफडीआई करना चाह रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, करते हैं। पार्किंग करना चाह रहे हैं, पार्किंग करते हैं। आप उनको ऑप्शन दें, शॉर्ट टर्म पार्किंग करना चाह रहे हैं, पार्किंग करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को बोलें जो आपने अगले 6 महीने के दौरान पैसे भेजने हैं, वो आप 6 महीने मत भेजिएगा, वो आप अभी भेज दें, पिछले अगले 3 महीने में भेज दें, जल्दी से भेज दें। तो जैसे ही वो 3 महीने में भेजेंगे, वहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके डोनर्स से आ रही होगी, और सऊदी अरब ने ऑयल की पेमेंट डेफर कर दी। ये 3 4 5 चीजें फैक्टर मिलकर आपका जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करेंगे। और जो इम्पोर्ट ड्रिवन इन्फ्लेशन है, यानी इम्पोर्ट की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो आप देखेंगे वो किसी हद तक कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज आपको करनी है, और साथ साथ जैसे हमने कहा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं, यानी ये जो आप माफिया के खिलाफ गए ना, आप पूरी तरीके से जाएं, पूरी तरीके से इनको बेनकाब करें और आवाम को रिलीफ पहुंचाएं। और इमरान खान साहब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप जो रिलीफ की बात कर रहे हैं, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, देखिए जो डायरेक्ट सब्सिडी है जो स्टोर्स पे देनी है वो तो काम आएगी, लेकिन ये जो है ना टारगेटेड कि मैं गरीब, तो ये तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली। क्योंकि जब आप पेट्रोल भरवाना चाहते हैं तो वो आपको ये नहीं पूछेगा कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। अगर आप गरीब है तो मैं आपको दूंगा, वरना सब्सिडाइज रेट पे, वरना नहीं दूंगा। तो हर बंदा गरीब बन जाएगा, आपको पता है। एक लैंड क्रूजर वाला भी जो है ना लाके खड़ी करेगा, बोलेगा मैं भी सबसे गरीब आदमी हूँ, आपको पता है। यहाँ तो अगर आप किसी को फ्री स्टफ दिखा देंगे तो फिर क्या होता है, तो लैंड क्रूजर वाला भी आगे खड़ा होगा, पेट्रोल पंप पे कहेगा मैं भी गरीब हूँ, ये तो मेरी थोड़ी है, किसी और की गाड़ी है। तो आप ऐसा करें कि मुझे भी सब्सिडाइज पेट्रोल दे दें। तो ये पॉसिबल नहीं है जो वो बात कर रहे थे, डायरेक्ट सब्सिडी दें, सबको सब्सिडी देने तो सबको सब्सिडी दें, उसी तरह से पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये जो 2 4 चीजें हमने किए करें और इस इल्यूजन से निकलें, इस वहम से अपने आप को बाहर निकालें, ये सोल्यूशन है जो वे फॉरवर्ड है। अगर आप जितनी जल्दी कर लेंगे, देखिए तरीन साहब और रजा बाकर साहब का आप समझ लें बात, इनका स्टेक नहीं है। तरीन साहब ऑलरेडी रिटायर्ड आदमी है, ठीक है जी, और रजा बाकर जो है उसने दोबारा से IMF के पेरोल पे चले जाना है, और उनको अगला टास्क असाइन हो जाएगा कि अब आप फला मुल्क की जो है ना बेड़ा गर्क करके आए, जैसे रोमानिया और इजिप्ट का किया है, पाकिस्तान का वो कर रहे हैं, और बाकी का। और फिर हम अपने व्यूवर्स को बोलेंगे कि खुदारा अल्टरनेटिव व्यू लेना सीखें। ये जो गवर्नमेंट और ये मिनिस्टर्स और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसका नैरेटिव मत लें, ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी ये है कि आप देखें दुनिया में कब कब ऐसा हुआ, और वो कौन लोग थे, और इकोनॉमिक हिटमैन की टर्म कहाँ से आ गई, और ये करते क्या है, इनका असल टास्क क्या होता है। डेट ट्रैप में उलझा के रखना आपको। देखें इस डेट ट्रैप से वो निकलने नहीं देंगे आपको। कर्जे के मकरूज ये जो चेंज है ना आपकी कर्जे की, ये कभी टूटने ही देंगे, क्योंकि एक दफा आपने शैकल्स तोड़ दिए ये कर्जे के, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी, अपने पॉलिटिकल डिसीजंस में भी, हर चीज में आप हो जाएंगे। अभी क्या है, आपको ईरान आपके पड़ोस में है, अमर सस्ता तेल आपको दे रहा है, लेकिन आप ले नहीं सकते। सऊदी अरब का प्रेशर है कि नहीं लो इससे। कैसा अलमिया है पाकिस्तान का, यानी वेनेजुएला तक ईरान जो है वो तेल के वो भेज रहा है। कहां वेनेजुएला? साउथ अमेरिका। और बराबर में एक मुल्क है जिसको जहाज की भी जरूरत नहीं है, आपको पाइपलाइन से ले लेना है, लैंड मिला हुआ है आपका, आप नहीं ले सकते। पॉलिटिकल प्रेशर है सऊदी अरब का और अरब मुल्कों का, या आप ये नहीं करेंगे। यानी वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी से ताल्लुकात कैसे रखें, वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं। और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो वो आपको जो सेक्टेरियन जो है वो बहस में छेड़ देंगे आपको। सऊदी अरब और जो ईरान की जो आपको पता है सेक्टेरियन बहस है, उसमें आपको लगा देंगे। और पाकिस्तान में भी दोनों ग्रुप के हिमायती लोग बैठे हुए, और वो आपस में लग जाएंगे कि यार ये सिंसियर नहीं है, ये सिंसियर नहीं है। असल बात तो ये है कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट होना है, दोनों अपने अपने मफाद देख रहे हैं। ईरान भी अपने मफाद देखता है और सऊदी अरब भी अपने मफाद देखता है। आपको अपने मफाद देख रहे हैं, तो जब तक आप अपने मफाद नहीं देखेंगे आप कहीं नहीं जा रहे, यकीन मानिए। बिल्कुल ऐसे। तो ये बात है जी।
जी, सलमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सिचुएशन के ऊपर जो है वो मुफ़स्सिल गुफ्तगू की है और हम तो तवातुर में प्रोग्राम करते हुए चले आ रहे हैं और वैसे भी हम जब डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या टॉपिक रखना चाहिए तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इससे ज़्यादा जो है वो प्रॉपर टॉपिक कोई और हो ही नहीं सकता जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल चल रही है इस वक्त, तो इसी पे हमें बात करना है और इसी के मुतालिक ही हमें अपडेट रखना है अपने तमाम व्यूअर्स को। तो जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। इस स्ट्रीम को आम तौर लोगों से शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, उनको पता चले कि एग्जैक्टली मामला चल क्या रहे हैं और कहाँ पे हमारे मामला ख़राब हैं, जिस तरह सलमान भाई ने बताया और जो सोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो आई होप कि गवर्नमेंट वैसा ही सोल्यूशन, बल्कि उस जैसा कोई सोल्यूशन अगर उसकी तरफ अगर आए तो वो बेहतर होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो उसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। तुरफ़ा तमाशा का पेज है facebook.com/तुरफ़ा तमाशा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 42वीं एपिसोड थी जो कि हमने की है। हमें फॉलो करने के लिए ट्विटर पे अहमद जलील मेरी आईडी है ट्विटर की और सलमान शाह _ सैयद सलमान भाई की आईडी है जो कि नीचे टिकर पे चल रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ अहमद जलील अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफ़ा तमाशा, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहर के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी